16 दिसंबर एक ऐसी तारीख जो पाकिस्तान तो कभी भूल ही नहीं सकता, लेकिन बांग्लादेश भी आज ये मना रहा है विजय दिवस। सोचिए उस बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं जो इस समय एहसान फरामोश नजर आ रहा है। भारतीय सेना ने अपने पराक्रम के बल पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए बांग्लादेश का जन्म दिया और वही बांग्लादेश आज आंखें दिखा रहा है। 16 दिसंबर 1971 के ही दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था और बांग्लादेश नया एक कंट्री बना था। वहां उस समय भी कितने सारे उत्पीड़न किए गए, लोगों को मारा गया, किलिंग की जा रही थी पाकिस्तान की सेना के द्वारा, और भारतीय सेना ही थी जो आगे बढ़ के उन्होंने उसके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए बांग्लादेश बना दिया। आज स्थितियां ये है कि शेख हसीना, जिनके पिता मुजीबुर रहमान, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बांग्लादेश की, आज यही शेख हसीना अपने ही देश में नहीं रह पा रही है। मोहम्मद यूनुस की सरकार है इस समय, अंतरिम सरकार काम कर रही है बांग्लादेश में, और उसके बाद में पॉलिटिकल अनरेस्ट पूरी तरीके से अभी चला आ रहा है। बांग्लादेश की स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं और बांग्लादेश इस समय पूरे ग्लोबल लेवल पर पूरी तरीके से बदनाम हो चुका है और बांग्लादेश कंगाली की दौर से गुजर रहा है, जिस दौर से पाकिस्तान आज भी गुजर रहा है। चलिए हम बात करते हैं आज विजय दिवस के बारे में। विजय दिवस पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना का जो मान बढ़ाया है, भारतीय सेना को बधाई दी है इसके लिए कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए, वहीं शेख हसीना जो इस समय भारत में रह रही हैं, शेख हसीना ने भी यह कहा है कि इस समय पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है बांग्लादेश में, और मोहम्मद यूनुस को उन्होंने बताया एक फासिस्ट बताया है, क्योंकि जो इनकी सरकार थी उसका तख्ता पलट किया गया और उसके बाद में शेख हसीना की जो पार्टी थी अवामी लीग, उनके लोगों को भी परेशान किया गया, कई लोगों की किलिंग की गई, और अगर एक आंकड़े हम देखेंगे तो उसके बाद से लगभग 600 लोग मारे जा चुके हैं, और उसके बाद में हिंदुओं के ऊपर बर्बरता की जाने लगी। मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरीके से विफल रही और एक तरीके से देखा जाए तो समर्थन उन्होंने किया। तो मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो इस समय ऐसे दौर से गुजर रही है जो काले अध्याय के रूप में बांग्लादेश में जाना जाएगा। बांग्लादेश इसके पहले शेख हसीना की सरकार में वहां की जो इकोनॉमी थी वो थी लगातार बढ़ती जा रही थी, इंडियन इकोनॉमी और बांग्लादेश की इकोनॉमी से। तो इंडियन इकोनॉमी जो करंटली है 3.94 ट्रिलियन 2024 में, और वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में $455 बिलियन, जो कि भारत की जो इकोनॉमी है उससे 9 गुना ज्यादा है। सोचिए बांग्लादेश कहां आज आंखें जो दिखा रहा है, जो हिंदुओं के ऊपर बर्बरता कर रहा है, और इंडिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको भूलते हुए, अपनी हैसियत को भूलते हुए बांग्लादेश लगातार बॉर्डर पे अनरेस्ट किए हुए हैं। और बांग्लादेश में आपने देखा इस्कॉन के जो वहां पे संस्थापक थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, कोई भी वकील उनका केस तक नहीं लड़ने पा रहा है और बेल नहीं हो पा रही है। इस पर भारतीय सरकार ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया और यहां से जो फॉरेन मिनिस्ट्री से जाके वहां के फॉरेन मिनिस्टर से बात भी की गई और जो भारत का पक्ष था वो बताया गया। बांग्लादेश की अपनी अलग चिंता है, उनका कहना है कि शेख हसीना चूंकि भारत में शरण ले चुकी है उनको सौंपा जाए, क्योंकि शेख हसीना के ऊपर 100 से ज्यादा केसेस किए जा चुके हैं। बांग्लादेश इस समय भयानक आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है और हसीना शेख के तख्ता पलट के बाद से स्थितियां तो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। इस समय बांग्लादेश पर 18.36 ट्रिलियन टका, जो कि अगर हम डॉलर्स में कंपेयर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डॉलर्स में कैलकुलेट करेंगे तो $153 बिलियन
अभी उनके ऊपर कर्ज है, जो कि जो बजट है उनका, जो नेशनल बजट है उसके फिजिकल ईयर के 3 फिजिकल ईयर के बराबर है। सोचिए कि उनके ऊपर इतना कर्ज है कि 3 फिजिकल ईयर के जो बजट होते हैं उसका 3 गुना उनके ऊपर कर्ज चल रहा है। यह है बांग्लादेश की इकोनॉमी, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति ये है। अब हम बात करते हैं 2021 तक बांग्लादेश ने सक्सेस स्टोरी वहां थी और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो लगातार बूम कर रही थी और एक स्थिति ये थी कि 80% गारमेंट का बिजनेस हुआ करता था। जो भी वो ट्रेड करते थे, बायलैटरल ट्रेड होता था, अदर कंट्रीज से करते थे, उसमें 80% जो रेशियो था वो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और जो वर्ल्ड कि 10% गारमेंट इंडस्ट्री थी वो बांग्लादेश उस तरफ लगातार आगे बढ़ रहा था। लेकिन पॉलिटिकल अनरेस्ट के बाद में सब कुछ सिनेरियो बदल गया है। बांग्लादेश में इस समय जो वहां काम कर रहे थे, जो गारमेंट इंडस्ट्री थी, उसके लेबर पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं और लेबर अनरेस्ट की स्थितियां वहां चल रही हैं। 100 से ज्यादा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, फैक्ट्रीज थी, वो बंद हो चुकी हैं। और बांग्लादेश में अगर हम देखें तो वहां पे खाने पीने की भी समस्या आ गई है। लोगों के पास में रोजगार नहीं है। जो रोजगार हुआ करता था, जो मटेरियल जाता था, जो कॉटन जाता था, वो इंडिया से ही जाता था, जिस पर उनकी डिपेंडेंसी थी। अब क्या हो रहा है कि वहां से इंडस्ट्री वो खत्म हो रही है, धीरे धीरे इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। और बांग्लादेश में अगर हम और चीजों की डिपेंडेंसी, बांग्लादेश की जो डिपेंडेंसी है इंडिया पर, वो किस किस चीजों में है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो बांग्लादेश हमसे क्या लेता था? राइस, व्हीट और अनियन, जिंजर, इन सब की मतलब जो बेसिक नीड्स है वो इंडिया से ही उनकी पूरी हो रही थी। और जो रॉ मटेरियल था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, वो भी कॉटन इंडिया से ही जा रहा था। अब पॉलिटिकल अनरेस्ट बांग्लादेश में होने के बाद में सबसे बड़ा अगर किसी का फायदा हुआ है तो हुआ है भारत का। और अगर इंडिया की हम बात करें तो तमिलनाडु के त्रिपुर में इसका हब बन गया है और जयपुर में बन गया है, लुधियाना में बन गया है, गुजरात के सूरत में बन गया है। और जो बड़ी कंपनीज हैं उनका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और जर्मनी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इंडिया में, जो पहले बांग्लादेश से लेते थे टेक्सटाइल उनका जाता था, जो स्टिचिंग केवल होती थी बांग्लादेश में, वो स्टिचिंग अब इंडिया में होने जा रही है। और जो इसका सबसे बड़ा फायदा इंडिया में मिल रहा है वो मिल रहा है जो बड़ी कंपनी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जैसे अरविंद मिल्स है, केपीआर मिल्स है, जिंदल वर्ल्ड वाइड है, वर्धमान है। इस तरीके से इंडस्ट्रीज, इन सबको बड़े फायदे मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में पॉलिटिकल अनरेस्ट के वजह से बांग्लादेश की स्थितियां और भी खराब होने वाली है, क्योंकि वहां धीरे धीरे, जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा था कि अडानी ने वहां पावर सप्लाई कम कर दी थी क्योंकि काफी सारा बकाया था। अब सोचिए जिस देश की इकोनॉमी ऐसी हो कि वो कर्ज में डूबे हो और उनका जो बजट हो उससे 3 गुना उनके ऊपर कर्ज हो, उनके यहां कौन अपनी इंडस्ट्री लगाएगा और कैसे वो भरपाई करेंगे? इंडिया में जिस तरीके से वो सप्लाई करते थे, इंडिया सप्लाई करता था उनको खाने पीने की चीजें, उस पर भी धीरे धीरे कमियां आ रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनके यहां से खत्म हो रही है। जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो उसके बाद में आपके पास में पैसे कहां से आएंगे? और जिस तरीके से हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जब आपके पास में कुछ होगा ही नहीं, धीरे धीरे वहां की स्थितियां ये भी हो रही है कि जहां हिंदू मेजॉरिटीज में है वो रिएक्ट कर रहे हैं और अलग देश भी बनाने की मांग उठ रही है। आने वाले समय में देखना यह होगा कि बांग्लादेश की इकोनॉमी किस ओर जाती है और उसका जो इंडिया के साथ में रिलेशन है वो किस तरीके से जाता है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां ये है कि बांग्लादेश उसी राह पर आगे बढ़ चुका है जिस राह पर पहले श्रीलंका और पाकिस्तान बढ़ चुके थे। बांग्लादेश पूरी तरीके से फिनिश हो रहा है और जो वहां डेमोक्रेसी है, जो 2025 में इलेक्शन होने हैं, क्या वो हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? क्योंकि शेख हसीना अभी इंडिया में है
और वहां उनके वापस जाने पे जो सिचुएशन ये है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, उनको जेल में भी डाला जा सकता है। तो आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थितियां और भी बदतर होने वाली हैं और बांग्लादेश, जैसे आपने देखा था कि इसके पहले मालदीव ने भी भारत से पंगा लिया था और मालदीव फिर से घुटनों पर आ गया था। तो जो बांग्लादेश की डिपेंडेंसी है, अब देखना ही होगा कि चाइना उनको कितना सपोर्ट कर पाता है, कितना उनको बचा पाता है। लेकिन चाइना आज तक हिस्ट्री उसकी रही है, ना ही उसने पाकिस्तान को बचाया, ना ही श्रीलंका को बचाया, ना ही नेपाल को बचाया। तो इस तरीके से क्या उम्मीद की जा सकती है कि बांग्लादेश के लोगों को यूनुस, जिसको मिला हुआ था नोबेल का पीस प्राइज मिला हुआ था, वही यूनुस इस समय मारकाट में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर राजनीति चैनल देखने के लिए, और इसी तरीके से हम किसी करंट इश्यूज पे एक्सप्लेनर लेकर आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।